नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आज चर्चा राजनीति से इतर एक ऐसे विषय की जिसने पूरे बिहार को न सिर्फ हिला रखा है, बल्कि जिस छवि के बूते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति का डंका पीटते रहे हैं, उस छवि पर, उस साख पर बट्टा लगता हुआ दिख रहा है। क्या कोई सोचा भी होगा कि बिहार के गली गली में तेलगी घूम रहे हैं, अब्दुल करीम तेलगी? क्या किसी ने सोचा है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा भंडार खड़ा हो चुका है? शिक्षा माफिया और जमीन माफिया बिहार के पूरे सिस्टम पर, सरकार के सिस्टम के साथ, नीतीश कुमार के राज की लोअर ब्यूरोक्रेसी के साथ, इन दोनों के साथ मिलकर पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की भूजा पार्टी को भी इसका कोई ख्याल नहीं है। नीतीश कुमार के पास पटना में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है, उसे भी इसका कोई ख्याल नहीं है। और इन सब से इतर हट के देखें तो बिहार के मुखिया के तौर पर जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि अरे 2005 के पहले कुछ था जी, सब हम ही न कराए हैं, तो 2005 के बाद जो आप कराए हैं, उस सिस्टम का ढिढोरा जो 5 से 10 के बीच का था, वो बबल अब फूट रहा है। और जो बीमारी 2005 के पहले थी, वो बीमारी अब ज्यादा बड़े तौर पर नीतीश कुमार के राज पर, उनके सिस्टम पर, माफिया सिस्टम को हावी करती जा रही है। बात आज हम दो मुद्दों की कर रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस और जमीन का भ्रष्टाचार नंबर एक, और दूसरा शिक्षा विभाग यानी विश्वविद्यालयों में चल रहा भ्रष्टाचार। चलते हैं सीधे ऋषि मिश्रा जी के पास, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और बिहार की परिस्थितियों को समझने वाले। ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला मुद्दा हम आपके सामने ला रहे हैं, विश्वविद्यालय का मुद्दा तो लाएंगे ही, पहला मुद्दा हम आपके सामने ला रहे हैं जमीन के मामले में हो रहे भ्रष्टाचार का, कि एक तरफ जमीन सर्वे कराया जा रहा है, जमीन सर्वे से लोग अलग परेशान हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर जब से स्टे लगाया कि बिना बंटवारे की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, उस पर से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उस आदेश पर हाई कोर्ट के, उसके बाद से जो बिहार में लैंड माफियाओं का नंगा नाच देखने को मिल रहा है, लैंड माफियाओं का जो नंगा नाच देखने को मिल रहा है, उस नंगा नाच से व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं, पिछले 24 घंटे के दरमियान मुझे भी दो चार होना पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा घर पड़ता है पूर्वी चंपारण के केसरिया अंचल में, वहां एक रजिस्ट्री ऑफिस भी है। मेरी एक जमीन जो तकरीबन 37.5 डिसमिल है, आप ध्यान से सुनिएगा, 37.5 पौने 38 डिसमिल के करीब जमीन, जिसका 1/5 का हिस्सेदार मैं भी हूं, मतलब मेरे पिताजी माताजी भी 1/5 के हिस्सेदार हैं। उस जमीन में, उस जमीन का खाता नंबर है 162, प्लॉट नंबर है 2895, 2895। उस जमीन में से एक हिस्सेदार की बेटी ने 9 सितंबर को अपने हिस्से के बराबर तकरीबन पौने 8 डिसमिल जमीन, 7.75 डिसमिल जमीन, ध्यान से सुनिएगा ऋषि जी, पौने 8 डिसमिल जमीन उसमें से अपने हिस्से की सेल की। पहली चीज तो बिना बंटवारे के सेल करना भी नहीं चाहिए। आ गए हमारे साथ अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और अभी हम विश्वविद्यालय के मुद्दे पर आएंगे, फिलहाल अभी हम जमीन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि जी, खाता ध्यान रखिएगा, केसरिया अंचल की बात मैं बता रहा हूं, 38 नंबर जमाबंदी है और 162 नंबर खाता। खेसरा जो है, खेसरा नंबर में आपको बताऊं 2895, 2895 प्लॉट नंबर। और उस जमीन में 1/5 के हिस्सेदार ने 9 सितंबर को अपना हिस्सा सेल किया, हिस्से से कुछ डिसमिल ज्यादा ही सेल किया, पौने 8 डिसमिल, चलिए छोड़िए, अपना हिस्सा सेल किया। उसके बाद 17 सितंबर को कल हम लोगों का भी हिस्सा, मतलब बाकी 4 लोगों का भी हिस्सा उसमें सेल कर दिया। अब ये हुआ है, इसके बाद जब मैंने केसरिया के रजिस्ट्रार दिव्यांशु दिव्याल, केसरिया के रजिस्ट्रार है, अभी मैंने कुछ देर पहले दिव्यांशु दिव्याल जी से बात की, उनको कहा कि आप इस तरह से जमीनों की रजिस्ट्री बिना तहकीकात के कर रहे हैं, तो वो उल्टा हमें समझा रहे हैं कि आप एफआईआर कीजिए। अरे भाई, जब हो गई तो हम 420 का एफआईआर करेंगे ही करेंगे। केसरिया थाने को भी अभी देखना है कि एफआईआर करने में वो बदमाशी करती है या चुपचाप एफआईआर ले लेती है, क्योंकि फौजरी का 420 का केस हुआ है। क्योंकि जो महिला 1/5 की हिस्सेदार है, उसने अपना शेयर बेच दिया
9 सितंबर को, और फिर अपने बाकी चाचा लोगों का शेयर जो 4 हिस्सा है उसको आकर के फिर 17 सितंबर को महिला बेच देती है। अब उस पर 420 का एफआईआर मैं करने वाला हूं। तो मैंने जब दिव्यांशु दिव्याल केसरिया के रजिस्ट्रार से बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ाते हैं और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के पहले डॉक्यूमेंट चेक नहीं करते, जो आया उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं। मैंने पूछा तो क्या आपके पास कोई आएगा तो ताजमहल की या पटना के गांधी मैदान की भी रजिस्ट्री कर देंगे? तो उस पर क्या केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है उस जमीन की भी रजिस्ट्री कर देंगे? मतलब अभी तक हम सुन रहे थे ऋषि जी कि पूरा बिहार लैंड माफिया से परेशान है, नीतीश कुमार के शासन के नाम पर लानत भेज रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, रजिस्ट्री ऑफिस और सीईओ ऑफिस इसका बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। मंत्री दिलीप जायसवाल सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि भाई हमसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब आपको क्या लगता है ऋषि जी, सीधा बताइए। मैंने खुद अपना केस रखा कि केसरिया अंचल, जिस पर मैं एफआईआर भी करने जा रहा हूं 420 का, कि रजिस्ट्रार के ऊपर भी अगर एफआईआर होगी मैं करूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रार ने ही रजिस्ट्री की है, और क्रेता और विक्रेता के ऊपर भी करूंगा। केसरिया थाने को देखना है कि वो लेती है एफआईआर या वो थाने में जाना पड़ता, वो हमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, सीजेएम के यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन बिहार में जो लैंड माफियाओं का नंगा नाच है, किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? मैंने तो अपनी केस स्टडी सामने रख दी। चलिए, विजय जी भी आ गए, आप विजय जी का भी स्वागत है। लेकिन देखिए, आपने जो आप जिस बीमारी और दर्द और मर्म से जी रहे हैं, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, उस दर्द से हर एक बिहार वासी पीड़ित है। और आपने बिल्कुल सही कहा, खुद जो इस विभाग के, इस महकमे के सर्वे शर्मा है, माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट कहा था कि हमारे विभाग में बिना 1 रुपया दिए हुए, बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है, या अभिषेक कुमार का जमीन हो, या ऋषि मिश्रा का जमीन हो, या किसी का भी जमीन हो, बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए हुए, बिना दस्तावेज का जांच किए हुए, आप कैसे किसी और के हिस्से के जमीन किसी जी और कोई दूसरा व्यक्ति उस जमीन को बेच देगा? यानी तभी ये डेवलपमेंट तभी होगा अभिषेक जी, जब तमाम जो अधिकारी हैं, सीधे बोलिए ना, मैं वही कह, तमाम जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं, रजिस्ट्रार हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत होगी, कर्मचारियों की मिली भगत होगी, जो तमाम पदाधिकारी हैं अंचल ऑफिस में, उन लोगों की मिली भगत होगी। तो ये बड़ा एक करारा तमाचा है बिहार सरकार पे, और खासकर भूमि सुधार राजस्व विभाग पे। और माननीय दीपक जी जो इस विभाग के प्रधान सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आप पटना से बाहर तो निकलिए और देखिए क्या हो रहा है। जमीन ऋषि मिश्रा का बेच रहा है अभिषेक कुमार, जमीन है अभिषेक कुमार का और बेच रहा है कोई XYZ कोई और इस चीज को एग्जीक्यूट कराते हैं हमारे रजिस्ट्रार साहब। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब कंप्लेन करते हैं तो देख लेंगे, मेरे संज्ञान में आते ही कार्रवाई होगा, रटाए डाले। रजिस्ट्रार को मैंने कहा, मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, दिव्यांशु दिव्याल नाम है केसरिया के रजिस्ट्रार का, मेरा निजी मामला है इसलिए मैंने कहा, आपको बता रहा हूं। तो रजिस्ट्रार साहब ने मुझे कहा कि देखिए आप मुझे स्पीड पोस्ट से भेजिए। हम बोले क्या कि इस धरती पर सबसे बड़ा गधा आपको हम ही दिखते हैं, स्पीड पोस्ट कब पहुंचेगा तब तक तो पार्टी दाखिल खारिज भी करा लेगा। आपके डिपार्टमेंटल मेल पर मैं भेज रहा हूं और आप इस पर कार्रवाई कीजिए, और मैं इस घटना को बिहार सरकार और प्रशासन के संज्ञान में भी अपने चैनल के माध्यम से लाने जा रहा हूं। देखिए, सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता, बताइए कोई आदमी 9 सितंबर को कोई महिला अपना हिस्सा 1/5 बेचती है। मैं फिर कह रहा हूं, खाता नंबर 162, खेसरा नंबर 2895, प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर 38, ये मेरा है। 9 सितंबर को कोई महिला अपना 0.8 डिसमिल बेचती है, और 30 डिसमिल जो उसके हिस्से से थोड़ा ज्यादा ही है, और बची हुई 29.76 डिसमिल, लगभग 30 डिसमिल कल आकर के यानी 17 सितंबर को रजिस्ट्री कर देती है। और रजिस्ट्रार साहब कहते हैं क्या कि हम तो कोई भी जमीन की रजिस्ट्री कोई आएगा तो हम करेंगे ही। मैंने पूछा कि आप केसरिया स्तूप की जमीन की भी रजिस्ट्री कर देंगे? आप केसरिया थाना और जहां रजिस्ट्री ऑफिस है क्या उसकी भी रजिस्ट्री कर देंगे? क्या आप पटना गांधी मैदान और ताजमहल की भी रजिस्ट्री कर देंगे? ये फॉर्जरी है, ये गोरख धंधा जो चल रहा है। मतलब आप सोचिए,
जब पत्रकार अभिषेक कुमार की ये स्थिति है, बिहार का बच्चा बच्चा ऋषि मिश्रा को जानता है और ऋषि मिश्रा और न्यूज लॉन्चर की वजह से अभिषेक कुमार को जानता है। एक रजिस्ट्रार की ये हैसियत हो गई है कि वो रजिस्ट्रार कह रहा है कि हम कोई भी जमीन आएगा हम रजिस्ट्री कर देंगे, हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब दंगई की हद है। देखिए ना, अभी मैं आपको देखिए बताऊंगा, कल फिर वीडियो करूंगा, कल इस पर फिर वीडियो करूंगा। मेरे परिवारी जन इस मुद्दे पर 420 का एफआईआर करने जा रहे हैं, क्रेता विक्रेता और हो सके तो रजिस्ट्रार के खिलाफ भी। और ये देखना है कि केसरिया थाना उस एफआईआर को यदि एक्सेप्ट नहीं करता है, हमें सीजीएम के यहाँ जाने पे मजबूर होना पड़ता है, तो मैं फिर कल इस पर वीडियो करूंगा। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर नीतीश कुमार का क्या आंख मूंद के बैठे हुए हैं? अरे हम ये कह रहे हैं कि जब आपने रजिस्ट्रार को ये बताया, या मैं भी इस बीमारी से खुद पीड़ित हूँ। अब मैं बताऊं कि हमारे जो पुश्तैनी जमीन है, उस व्यक्ति ने उसका वास्की पर्चा कटवा लिया जिसके पास पहले से जमीन है, और पहले से जमीन है, और उस व्यक्ति ने अपने नाम से कई ऐसे प्लॉट खरीदा हुआ है, और उसके बावजूद वो हमारे जमीन का वास्की पर्चा कटवा लेता है। जैसे आपने ये दर्द बयां किया कि रजिस्ट्रार साहब को जब मैंने इस विषय का संज्ञान में लाया तो उन्होंने टाल मटोल की भाषा वो उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह हमने सीओ को संज्ञान में लाया। सीओ कह रहे हैं कि इसको देखते हैं, हमारे संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगा। ये 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तब से ये रटा हुआ डायलॉग जो है कि हमारे संज्ञान में आते ही कार्रवाई होगा, मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके संज्ञान में नहीं है तो आप कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोए हुए हैं? किसके मिली भगत से ये हो रहा है? क्या आप बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए किसी के जमीन किसी के नाम पे बेच देंगे? जी, तो ये बड़ा मसला है अभिषेक जी। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय जो भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी से, और जो तेज तर्रार अधिकारी हैं दीपक कुमार, तो तेज अपने प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी हैं। क्या ऐसे रजिस्ट्रार और सीओ पे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं दीपक बाबू जी? आप बताइए, एक पत्रकार का जो पूरे दिन का शेड्यूल होता है कितना व्यस्तम होता है अभिषेक जी। अब आप दिल्ली छोड़ के आप केसरिया जाइए, मैं दिल्ली छोड़ के कटरा जाऊं, इस सीओ और रजिस्ट्रार का चक्कर लगाऊं। कभी रजिस्ट्रार कहेंगे मैं फील्ड में हूं, कभी सीओ कहेंगे मैं फील्ड में हूं, कर्मचारी कहेंगे फील्ड में हूं, कभी यहाँ आ जाइए, कभी वहां आ जाइए, कभी ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, कभी वो डॉक्यूमेंट्स लाइए। गलती आपकी है और भुगतेगा एक पत्रकार, एक आम आदमी। अरे मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है ना जी। तो मैं ये दो ऐसे विभाग हैं, दो तीन ऐसे विभाग हैं अभिषेक जी। एक तो राजस्व विभाग, दूसरा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, काफी भ्रष्टाचार है। जी ऋषि जी, इस मुद्दे पर चूंकि मैंने चर्चा के लिए अजय जी को बुलाया है शिक्षा विभाग के, अजय जी क्या ये जमीन का जो भ्रष्टाचार है, किसी का जमीन कोई बेच ले रहा है और पूरे बिहार में जो ये नंगा नाच चल रहा है जमीन के भ्रष्टाचार के नाम पर, किस तरह से इस मामले को आप देखते हैं? यही सुशासन बाबू की छवि है? ये सर बिहार में ये क्या कहा जाए, ये तो लगता है कि एकदम सुशासन है क्या कुशासन की ओर चली जा रही है। जी, ये तो कुशासन की ओर जा रही है ना। जितना भी देखा जाए तो पुश्तैनी जमीन है, किसी मेरा है और कोई लिखा ले रहा है कोई और कब्जा वो कोई और कर ले रहा है। तो उसके जो है इस पर रहा है, नीतीश कुमार को दिख नहीं रहा है इसमें, तो उनको 20 सीटें नहीं आएंगी। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भ्रष्टाचार बिहार में चल रहा है, तमाम ये पिछड़ा अति पिछड़ा और तो सारा खेल चलते रह जाएगा। अगड़ा भी पीड़ित है, पिछड़ा भी पीड़ित है, और अति पिछड़ा तो बेचारा सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसमें सभी वर्ग के लोग पीड़ित है सर इसमें जी। अगड़ा हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या दलित या महादलित, सभी पीड़ित है इसमें सर। और इसमें सरकार को पहले पर सोच विचार के सर चलना चाहिए था। इसमें पहले कदम पहले सोच लेना चाहिए था। पहले ये आपस में सभी मंत्रीगण हो या जो भी विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हैं, ये सभी मिल के इस पर अगर ये करते तो आज ये नौबत आने की स्थिति नहीं। जी चलिए, अब जमीन के भ्रष्टाचार पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। आप किसी भी अंचलाधिकारी के ऑफिस चले जाइए,
आप देखिए अंचलाधिकारी जो नए जो अंचलाधिकारी नियुक्त हुए हैं या कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनको जमीन का एबीसीडी नहीं आता है। वहां पे कौन एक्टिव है अब अभिषेक जी? 20 साल 25 साल 30 सालों से दलाल। एक दलाल जो है अपने अंदर, एक सुन लीजिए ना, एक कर्मचारी 10 से 15 कर्मचारी, मतलब जो नाम मात्र के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, एक कर्मचारी 10 से 15 क्लर्क अपने अंडर में रखते हैं। और वो जो अघोषित क्लर्क होते हैं या अघोषित वर्कर जो होते हैं वो दलाल होते हैं। कोई भी सीओ आए, कोई भी कर्मचारी आए, वही व्यक्ति उस अंचलाधिकारी में काम करवाता है। मैंने एक वाकया आपके साथ शेयर किया था, जिस काम को सीओ ने मना कर दिया, उस काम को वहां के दलाल ने कुछ पैसे लेके करवा दिया। और वो दलाल आज से नहीं 20 से 25-30 सालों से वहां पे है। आप उस दलाल के घर पे चले जाइए, मंत्री से अधिक उसके घर पे भीड़ मिलेगा आपको। क्या कार, क्या मोटरसाइकिल, तरह तरह के अच्छे महंगे गाड़ी उस दलाल के घर के आगे आपको दिखेगा जी। तो ये क्या जो वहां के स्थानीय जिलाधिकारी हैं या एसडीएम साहब है या कमिश्नर साहब है या मुख्यमंत्री सचिवालय है या विभाग का जो विभाग में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। मैंने आपको एक बताया ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरभंगा से पटना चलते हैं और दरभंगा से पटना चलने के बीच में मुजफ्फरपुर में उनपे कार्रवाई होती है। 1 करोड़ कुछ लाख कैश उनके गाड़ी से उनके गाड़ी में पाया जाता है और कहा जाता है कि वो रुपया अपने विभाग के शीर्ष अधिकारी को देने जा रहे थे। आप समझ जाइए, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दरभंगा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ग्रामीण कार्य के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कितनी कमाई है जी। ये नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम है। सोचिए ऋषि जी, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2 पत्रकार यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अभिषेक कुमार और ऋषि मिश्रा, ये जमीन के चक्कर में, जमीन के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के सीधे शिकार हो गए। अब बताइए, आप अपने ब्लॉक में अपनी जमीन को लेकर आप बताइए ना, आप बताइए। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में शहरयार अख्तर अच्छे अधिकारी है। मैंने कहा कि सर कम से कम 144 तो लगवा दीजिए ताकि हम कोर्ट में उस चीज को अपने साथ जो मेरा अन्याय हुआ है उसके लिए फाइट करवे जी। और ब्लॉक है आपका? नहीं, कटरा है। बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं। हाँ, बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों की संख्या नाम मात्र का है। बहुत अच्छे हैं जी। चलिए आप विजय जी, नहीं है, बहुत सारे अच्छे। आप विजय बाबू को जिस चीज के लिए बुलाए हैं उस पर आप चर्चा कर लीजिए। उस पर हम आ रहे हैं। दरअसल जमीन का मुद्दा बिहार में हम लोगों से सुनते थे, इतनी गंभीरता समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज अभिषेक कुमार पर भी थी, 2-4 दिन पहले ऋषि मिश्रा पर भी थी, तो ये स्थिति सबके सामने आ रही है। अब चलते हैं जमीन के बाद शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार पर। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की तो पूछिए ही मत। गवर्नर आते हैं, गवर्नर जाते हैं, कुछ लोग व्यंग्यवश भ्रष्टपाल भी कहते हैं। वीसी की नियुक्ति कैसे होती है, कुल सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, कौन पैसा लेता है कथित तौर पर और कौन कथित तौर पर नहीं लेता है, ये विवाद आप सुनते रहे। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना था कि एमफिल की पढ़ाई डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कहीं होती है। अगर कहीं होती होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, इतना विद्वान में नहीं हूं, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में जरूर होती है। और 2015-16 के बैच में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एमफिल आज 2024 आ गया, वो पूरा नहीं होता है। पैसा लिया जाता है, एडमिशन किया जाता है, पूरा नहीं होता है। और पहले डायरेक्टर, ये बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बाबा साहब संविधान निर्माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। सोचिए, संविधान निर्माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, वहां संविधान का और कानून का मखौल उड़ रहा है। ऋषि मिश्रा जी, पूरा मामला क्या है डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए, और अजय जी के पास भी मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए, मामला जो है क्या होता है कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एक क्लोन यूनिवर्सिटी बनाया जाता है जिसका नाम है डिस्टेंस डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, और उनके नाम पे कई विभिन्न कोर्सों का वहाँ पे शुरू किया जाता है, जिसमें एक एमफिल भी है। 2014-15 में 1200 बच्चों का इनरोल किया जाता है और 15-16 में फिर से 1200 बच्चों का विभिन्न विषय
विषयों में एमफिल का एडमिशन होता है, यानी 2400 बच्चों का इनरोल होता है 2 सालों में। सबसे बड़ी बात है कि एमफिल डिस्टेंस मोड में होता नहीं है, एमफिल होता है रेगुलर मोड में होता है। अब कैसे शिक्षा माफिया राजभवन से या कहां से इस कोर्स को लेकर मान्यता ले आते हैं, जिसका नाम दिया जाता है डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। आप खेला देखिए, एक बच्चे से 25,000 का फीस उछला जाता है, यानी 2400 बच्चे हुए तो हो गए 6 करोड़, और 6 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड फीस के नाम पे डकार लिया जाता है। और आज जो है 2024 सितंबर बीतने को है, और आज तक बच्चे को, यानी आज तक जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको अपने कोर्स का मतलब डिग्री नहीं मिला है। और बीच में क्या होता है कि कोर्स को रोक दिया जाता है, तो कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट हैं हाई कोर्ट जाते हैं। तो जब हाई कोर्ट को इस मामले की जानकारी होती है, तो हाई कोर्ट खुद आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि एमफिल डिस्टेंस मोड पे कैसे हो सकता है जी। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ठीक है, जिन बच्चों को आपने इनरोल कर लिया है उनको आप डिग्री दे दें। लेकिन खेल क्या होता है, जैसे ही गवर्नर साहब बदल जाते हैं, वीसी साहब नए आते हैं, ये जो खेल चल रहा होता है उसको रोक लगा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस कोर्स को मान्यता किसने दिया? मान्यता दिया तो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? आज 10 साल हो गए हैं, 2400 बच्चे, सिर्फ एमफिल की मैं बात बता रहा हूँ, 2400 बच्चे जो एमफिल में इनरोल हैं, उनके भविष्य अधर में है, बच्चे नहीं। विजय बाबू देखिए, विजय बाबू लगता है, विजय बाबू तो विजय बाबू हम लोग से सीनियर लगते हैं। अब बच्चा ये सुन लीजिए मेरी बात में, मैं एक कंप्लीट करता हूँ, फिर विजय बाबू अपनी दर्द और मर्म को रखेंगे कि विजय बाबू एमफिल किसी सपने के तहत किए होंगे कि हम प्रोफेसर बनेंगे, हम लेक्चरर बनेंगे। ये इनको यदि 10 साल के बदले 15 साल में डिग्री मिलेगा तो ये पीएचडी कब करेंगे या प्रोफेसर कब बनेंगे? वही पढ़ाई लिखाई किसी सुनहरे भविष्य को देखते हुए करता है। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, 6 करोड़ रुपया तो ऑन रिकॉर्ड है भैया। और ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री को, ये ड्राफ्ट है, पढ़ लीजिए, ये ड्राफ्ट है डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे। ये हम देख रहे हैं। आप विजय बाबू से पास चलते हैं। विजय बाबू ये बताइए, ये तो बेहद गंभीर आरोप ऋषि जी लगा रहे हैं कि क्लोन यूनिवर्सिटी बना दी गई, और नीतीश कुमार के नाक के नीचे क्लोन यूनिवर्सिटी, अगर ऋषि जी की बात सही है तो चल रही है। ये क्लोन यूनिवर्सिटी कैसे अस्तित्व में आ गई है? देखिए सर, कैसे उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए? और नीतीश कुमार की सरकार, उनका विजिलेंस, उनका विश्वविद्यालय प्रशासन, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी का प्रशासन, वहां 3 एसपी है, सिटी एसपी है, एसएसपी है, उसके बाद ग्रामीण एसपी है, ये सब में मौजूद है। बिहार सरकार में कहा जाता है कि 0 टॉलरेंस की नीति है। नीतीश कुमार कहते हैं कि CCC, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते, और यही हो रहा है। छात्रों का भविष्य अलग अधर में है। ये हो क्या रहा है सर? ये 2014-15 में प्लानले साहब आए थे, पंडित प्लानले साहब VC बन के आए थे, और उन्होंने ही चलाया था इसको, और उन्होंने चलाया था बजाबते। PRT हुआ था, इसका एंट्रेंस हुआ था, हम लोग एंट्रेंस दिए थे, और एंट्रेंस में उसके बाद तब में हम लोग का नामांकन हुआ था। नामांकन होने के बाद 1 साल के बाद हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके, और देने के बाद तब पता चला कि हम लोग ठगे गए, और बुरी तरह से ठगे गए। जब ऐसा, उसके बाद 14-15, 15-16, 1 साल का कोर्स, अभी तक 2024 हो गया। 24 पिछले 23 सितंबर को मेरा क्लियर हुआ, नवंबर में रिजल्ट क्लियर हुआ। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ। इसमें कितने VC आए, राज्यपाल महोदय भी आए, बस उसी तरह, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्हीं के निर्देश पर यह चला। डिग्री भी कुछ बच्चे को मिला, कुछ को अभी तक नहीं मिला है। और हुआ था कि जैसे ही एमफिल कोर्स क्लियर हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट PhD में इनरोल कर दिया जाएगा। अभी वर्तमान VC जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम ऐसे को नहीं लेंगे, अभी ऐसे को हम नहीं लेंगे। फिर हम लोग कोर्ट, हम राजभवन 3 बार गए। मैं 22 मई को गया, जून को, 24 जून को गया, 4 जुलाई को गया,
और फिर मैं 25 या 26 जुलाई को गया और मैंने आर्गुमेंट किया चीफ साहब से। मुलाकात जब जाते थे हमारी मुलाकात उनसे होती थी, हमने मिलते थे और मैंने आर्गुमेंट करता था। बोले कि अच्छा ठीक है हम देख लें, लेकिन आज तक इस पर कोई देखा देखी नहीं गया, ना तो यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया। अंत में हम लोग थक हार के फिर हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट 23 तारीख को मेरा केस का ये है, फिर वकालत है, हियरिंग है। अब बताइए कि सर हम लोग अब उम्र बीत जाएगा, क्या करें? तो सवाल ये है सर, सवाल ये उठता है कि ये 2014, 15, 16 का मामला और 2024 आ गया। बिहार सरकार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों से आपने मुलाकात की, हमने सीनेट के विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्यों से मुलाकात की, उन्हें अपनी व्यथा बताई, सीनेट के सदस्य सब कुछ व्यथा मैंने बताया, सदन में भी मुद्दा उठा, ये विधान परिषद के में भी मुद्दा उठा। विजय जी एक मिनट सर, अभिषेक जी राजभवन में जब देखिए यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और राजभवन के पास होता है। जी। जब ये विजय जी कह रहे हैं कि राजभवन में जाके अपने पीड़ा को उन्होंने रखा और राजभवन आश्वासन ये देता आया है कि भाई हम 2-3 दिन में हम क्लियर कर देंगे। मैं इसको देख रहा हूँ, अब तब से वो देख ही रहे हैं भाई कि ये कब तक देखते रहिएगा? तब तक जब तक विजय बाबू की जो उम्र सीमा है वो खत्म हो जाएगी। इनके बेटे मुझे लगता है कि +2 में होंगे, क्या इनके जब पोते हो जाएंगे, इनके बेटे +2 पास कर गए हैं, अब इनके पोते जब बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे और भगवान न करे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, तब इनको क्या डिग्री मिलेगा या PhD में इनरोल होंगे और तब जाके प्रोफेसर बनेंगे। ये 80 वर्ष के उम्र के पड़ाव में विजय बाबू प्रोफेसर बनेंगे क्या? ये तो बड़ी आप देखिए, आप अभिषेक जी देखिए, ये 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट है बिहार विश्व डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के नाम पे 25,000 का ड्राफ्ट है। 2400 बच्चे हैं, 6 करोड़ हुआ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय राज्यपाल जी। क्या हुआ? 6 करोड़ किसके जेब में गए? भैया 6 करोड़ किसके जेब में गए? जैसे बंगारू लक्ष्मण ऐसे गिन रहे थे कैमरा के सामने में, 6 करोड़ गिनने बैठे ना अभिषेक जी तो पूरे दिन लग जाएगा। किसके जेब में गए बताना होगा। जेब में गए और उससे बड़ी चीज की छात्रों का भविष्य, वो 10 साल में एमफिल, और वो भी आप पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। और एक चीज बता दूं, कैसे बनी, एक चीज और बता दूं आपको, ये 6 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है और ऐसा चर्चा है, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा चर्चा है कि हर एक स्टूडेंट से 1 लाख रुपए लिए गए हैं और बजाते बिहार विश्वविद्यालय में रजिस्टर रखा गया है, नाम, पैसा और साइन होता है वहां पे। ऐसा चर्चा है, मेरे पास सबूत होता तो मैं वो भी कैमरे के सामने रखता। भैया 1 लाख किस बात के लिए, किस बात के लिए ले रहे हैं आप जी? ये सर ऐसा माना जाए कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है सर जी। करप्शन ही करप्शन, हर विभाग में जहां जाइए बगैर करप्शन का कुछ आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बताइए बड़े पैमाने पर करप्शन है। विजय बाबू ये बताइए कि करप्शन सिस्टम में करप्शन है कि करप्शन में सिस्टम है? सर यही तो पता नहीं चल रहा है। जैसे महाभारत में होता है कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, यही सर पता नहीं चल रहा है कि करप्शन में सिस्टम है या सिस्टम में करप्शन है। ये तो बहुत अभी तक पता नहीं। अब कुछ पत्रकार हमारे जो हैं, सुन लीजिए ना, कुछ मुजफ्फरपुर के पत्रकार भी हैं, जब मैंने इस विषय को लेकर उनसे बातचीत किया तो कहते हैं ये तो खबर तो चलता रहता है, सब तो होता रहता है। अब हमारे बिरादरी की बात करें, नहीं पत्रकार बिरादरी की बात करें, तो उन लोगों के लिए ये आम बात है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार इस तरह से अपना जड़ जमा चुकी है कि ऐसे खबर 6 करोड़ डकार जाना तो आम बात है। ऑन रिकॉर्ड 6 करोड़ फीस के नाम पे डकार जाना, ये तो आम बात है। सर मैं मुजफ्फरपुर के बहुत अच्छे पत्रकार भाई से हमने बात किया कि भैया इस पर आप थोड़ा चलाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या प्रिंट मीडिया में चलाइए, लेकिन वो कहे कि ठीक है हम 1-2 दिन में चलाएंगे। लेकिन पता नहीं फिर क्या विश्वविद्यालय से निर्देश मिलता है। हम थक हार गए, लेकिन आपके सिवा अभी तक मेरा कोई चैनल स्वीकार नहीं किया।
चलिए, हम तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी तो 2 डिपार्टमेंट की किए हैं, आगे दूसरे डिपार्टमेंट के भी भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे। 30-30 सेकंड आप दोनों को फाइनल कमेंट। ऋषि जी, जमीन का भ्रष्टाचार, शिक्षा का भ्रष्टाचार, आसमान का भ्रष्टाचार का मुझे नहीं पता है बिहार में क्या है। एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एविएशन और रेलवे नहीं आती है। अब ये बताइए, शिक्षा जमीन तो देख ली है, स्वास्थ्य विभाग भी बाकी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, हायर एजुकेशन की चर्चा आज हमने की, और जिन 2 डिपार्टमेंट की आज हमने चर्चा की, पहला टेक ऋषि जी 30 सेकंड आपका, कि जमीन का भ्रष्टाचार और शिक्षा का भ्रष्टाचार, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति से अवगत है या उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है? देखिए नीतीश कुमार, देखिए को नहीं बख्शा गया भ्रष्ट सिस्टम में, दूसरे को कैसे बख्शेगा कोई? देखिए एक बात तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से खुद ईमानदार है। आज तक नीतीश कुमार पे कोई आरोप नहीं लगा। अरे तो उस ईमानदारी का हम अचार लगाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आपके नीचे का सिस्टम, मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार थे, और मनमोहन सिंह के नीचे क्या क्या हो रहा था? मैं वही चीज कह रहा हूँ। जब सवाल ये उठता है कि मोदी जी बहुत ईमानदार है, नीचे कॉर्पोरेट लूटता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की जो जमा पूंजी क्या है। नहीं, आपकी इस बात पर मुझे आपत्ति है, बहुत ईमानदार है, धृतराष्ट्र की तरह बैठ के मैं तो बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कहने से क्या होगा? 30 सेकंड दीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की जमा पूंजी उनकी छवि है। तो सवाल नीतीश कुमार जी से है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा दुर्योधन आपके पाले में है, आपके पार्टी में है, आपके सरकार में है, जो आपके छवि को धूमिल कर रहा है? कौन सा ऐसे लोग हैं आपके आसपास हैं जो आपके जो जमा पूंजी है उसमें सिंध लगा रहा है? क्यों ना ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, ऐसे डीसी हैं, ऐसे रजिस्ट्रार हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, उस पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? विजय बाबू या अभिषेक जी जैसे पीड़ित लोगों को न्याय कब मिलेगा? जब पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए लोग ही परेशान हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा जी। तो मेरा माननीय नीतीश कुमार जी और राज्यपाल से निवेदन है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मेरा निवेदन है, यदि ये वीडियो उनके संज्ञान में यदि आता है तो आप कार्रवाई कीजिए जी। आप कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई ऐसा हो कुछ जो दिखे भी जी, लोगों को लगे कि कार्रवाई हुई है। यदि उन्होंने कोई कंप्लेन किया है तो उस पर कार्रवाई हुई है, और विजय बाबू जैसे जो छात्र हैं उनको न्याय मिले। अभिषेक कुमार जी जैसे पत्रकार जो भ्रष्टाचारियों के क्रियाकलाप से पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय हो, ये मैं कहना चाहता हूं जी। विजय बाबू, फाइनल टेक आपका, बिहार में करप्शन में सिस्टम या सिस्टम में करप्शन, इस मुद्दे पर। सर, इसमें करप्शन में क्या कहा जाए, माने कि हर जगह चारों तरफ तो करप्शन ही नजर आ रहा है, ना तो सिस्टम कहीं पता चल रहा है, सिर्फ करप्शन ही नजर आ रहा है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि मैं भटक रहा हूँ, और भटकते भटकते तो देख रहे हैं कि अभी तक तो यहाँ पर आप आया हूँ। हाई कोर्ट जा रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाना है, कभी हाई कोर्ट जाना है, यही तो स्थिति हमारी है। मैं राज्यपाल महोदय से खर्चा विजय बाबू से पूछिए, सुप्रीम कोर्ट का खर्चा, हाई कोर्ट का खर्चा, ये आम स्टूडेंट कहाँ से वे करेंगे? अब बताइए ना। अब हम कहाँ पे चले जाएं, तो खैर अब या तो भगवान ही मालिक है इसके ऊपर। मैं राज्यपाल महोदय से और शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग को इनरोल कराने का कृपया करें, दिशा निर्देश दें, लेकिन कम से कम भविष्य तो जो बिगड़ गया सर, अब हम कहाँ जाएं? 52 साल उम्र हो गया सर। आशा थी एक कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे विश्वविद्यालय में जाके, आशा छीन हो गई सर। अब करे तो क्या करे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपकी परिस्थितियां बिहार में भ्रष्टाचार, आज मैं कल तो मैं खुद भी भुक्तभोगी बन गया, जिस मुद्दे के साथ मैंने शुरुआत की। लोग कहते थे, मैं अभी 1 सप्ताह बिहार में था तो आंखों से देख रहा था कि कैसे आप चले जाइए, जिस डिपार्टमेंट में जाइए दलालों का अड्डा, माफियाओं सर, का कहीं भी जाइए आपको बस वही अड्डा मिलेगा सर, और बगैर उसके सिवा आपका कोई काम नहीं होगा सर जी। अरे सर, अभिषेक जी एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइए, एक आप हॉस्पिटल चले जाइए, आप शिक्षा विभाग में चले जाइए, आप एक
मैंने तो आपको बताया, एक बीओ जो है एन सीरीज का स्कॉर्पियो चलता है। कहाँ से पैसा आता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, कहाँ से पैसा आता है? शिक्षा विभाग, निचली शिक्षा विभाग माने प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक ये करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। आज बैठे हुए हैं बिहार बोर्ड के चेयरमैन भी बैठे हुए 2016 से है बैठे हुए। क्या कोई बिहार में और विद्वान नहीं? विजय बाबू, आपको और ऋषि जी को कार्यक्रम खत्म करने के पहले मैं बताऊं, एक बार किसी ने मेरा परिचय कराया, मैं बिहार गया था, मेरी मुलाकात हुई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बेगूसराय से आते हैं, बड़े ही सज्जन नेता रामजीवन सिंह जी से। तो रामजीवन बाबू बड़े ही अच्छे आदमी हैं, समाजवादी धारा के नेता है। सिस्टम में भ्रष्टाचार कैसे होता है, उस समय जो वो कहानी बता रहे थे कि किस तरह से बाबूगिरी के द्वारा जो है वो अपने मंत्री रहते हुए परेशान होते थे और किस तरह से उस चीजों को बताया करते थे। हम लोग 2-3 पत्रकार बैठे हुए थे, कुछ मित्र भी थे बेगूसराय के, उनके साथ वो लोग कहे कि चलिए मिलते हैं उनसे। बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने कहा कि चलिए, बिहार सरकार में उनका नाम सुना है कि मंत्री रहे, लालू यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। तो जब वो बताने लगे और आज का घटनाक्रम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, उस समय जो रामजीवन बाबू जो भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे थे, वो आज के पैरामीटर पर देखा जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो सदाचारी थे। क्योंकि वहां तो नारंगी का छिलका उठाने की बात थी, यहाँ तो छिलका समेत नारंगी गायब हो जा रही है। ये हाल नहीं, देखिए विजय बाबू से एक प्रॉमिस करता हूं मैं, माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के संज्ञान में इस विषय को जरूर लाऊंगा। और ईमानदार नेता और मंत्री हैं, हो सकता है ये विषय उनके संज्ञान में नहीं आया हो, मैं आज ही शाम में उनसे बात करके इस विषय को उनके संज्ञान में लाता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इस पे ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई होगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। जी ऋषि जी, चलिए सर, बहुत बहुत के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, सुनील कुमार जैसे बहुत बड़ा आभारी रहूंगा सर, 2400 स्टूडेंट के साथ आपका आभारी रहूंगा। 10 मंत्री हो जाए और उन 10 मंत्रियों को मुख्यमंत्री के आसपास घेरे रहने वाला जो कुनबा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट का हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का हो या नेताओं का हो, अगर उनको फ्री हैंड काम करने दे तो वाकई बिहार में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। पूरी तरह तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप ये बताइए कि सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में ही सिस्टम फंसा हुआ है। तो क्या अभिषेक कुमार परेशान है, क्या ऋषि मिश्रा परेशान है, क्या विजय बाबू परेशान है, ये चलता रहेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कार्यक्रम के अंत में कि जिस अपने व्यक्तिगत मुद्दे का मैंने जिक्र किया, आजकल में मेरे परिवारीजन उस पर FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला 420 का है और हमारे केसरिया थाने का रुख क्या है FIR दर्ज करने के मामले में, वो शांतिपूर्वक एक आम आदमी का FIR दर्ज होता है कि नहीं होता है, एक पत्रकार के परिवार का FIR दर्ज होता है कि नहीं होता है, इसके विस्तृत विवरण के साथ भी मैं आपके सामने आऊंगा। आज के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला। नीतीश कुमार की उजली कमीज पर, मैं भी मानता हूं ईमानदार नेता है, उनकी उजली कमीज पर उनके नीचे के लोग जो दाग लगा रहे हैं, नीतीश कुमार इस आरोप से नहीं बच सकते कि बिहार के भ्रष्टाचार पर वो आंख मूंद कर कहीं ना कहीं तमाम तरह के मुद्दों पर वैसे ही वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है जैसे उनके एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उनकी पार्टी के लोग उनको बताते थे कि दल विरोधी गतिविधियों में कथित तौर पर वो लिप्त है, उनको डांट दिया करते थे और अंत में पानी सर के ऊपर उनके जाने लगा तो उनको निकालना पड़ा उन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को। सबने देखा कि क्या हुआ था, पहले राज्यसभा से हटाया, फिर बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, नहीं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाद में राज्यसभा से भी हटाया, सब कुछ सबने देखा। तो यही स्थिति उनके राज में हो रही है। उनकी पुरानी कमजोरी है नीतीश कुमार की कि उनकी नाक के नीचे जो होता है उनको लगता है सब ठीक चल रहा है, जब वो कार्रवाई करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वो 43 विधानसभा सीट पर आ चुके होते हैं। और यही काम वो बिहार के प्रशासन के बारे में भी कर रहे हैं, जो पार्टी के बारे में कर रहे थे कि वो अपने ऐसे लोगों पर, भले आदमी है, अच्छे आदमी है, जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस चीज से बचना होगा। और इस प्रकार से प्रशासन के साथ में बिहार में जब एक पत्रकार के साथ ये हो रहा है, नौजवान के साथ हो रहा है, MPhil करने वाले लोग, विद्वान लोगों के साथ हो रहा है, तो आम लोगों की क्या दुर्दशा होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी, विजय बाबू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।